अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। धुंधली धुंधली सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे और कामयाबी के साथ अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ रहे होंगे। और आगे बढ़ने के लिए ना जनाब दरगुजर और माफ करने की आदत का जरूरी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जिंदगी के सफर में हजारों लोग आपसे मिलते हैं, कुछ आपके लिए खुशी का बाइस बनते हैं और कुछ आपके लिए तकलीफ का बाइस भी बनते हैं। लेकिन बड़े ज़र्फ रखने वाले लोग उन लोगों को भी माफ कर देने का हौसला रखते हैं जो उनके लिए तकलीफ और नागवारी का बाइस बनते हैं। और जब आप माफ कर देने की आदत अपना लेते हैं ना, तो अल्लाह ताला भी आपकी रास्ते की जो मुश्किलात है उनको कम कर देता है और उनको आसानी में बदल देता है। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि साल 2021 खत्म होने वाला है, ये लास्ट कुछ डेज चल रहे हैं, इसलिए हम लोगों को सबसे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि अगर किसी की ज़ात के हवाले से हमने किसी को रंज पहुंचाया है तो अगर हम उससे भला कर सके तो ज़रूर करें। मुस्बत सोच और एनर्जी के साथ हम अपने नए साल में दाखिल हो, नए साल का आगाज़ करें और ये ना सोचें कि हम लोगों ने पिछले साल जो किया है वो रह गया है या हमने जो गलतियाँ की हैं उनसे सीखना है हमने लोगों ने, ताकि नए साल में जब हम एंटर हो रहे हों तो हम लोग को कोई रिग्रेट ना रहे और हम नए टारगेट्स के साथ नए साल में दाखिल हों। भी बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो खुशहाल जिंदगी के लिए जितनी जिस्मानी सेहत जरूरी होती है उससे कहीं ज़्यादा हमारी दिमागी और जहनी सेहत इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन बढ़ते हुए समाजी और मुआशी मसाइल की वजह से हम सब किसी न किसी हद तक जहनी और असाबी दबाव का शिकार होते ही हैं। और कोरोना वबा के दौरान जहनी अमराज की शरह में कई गुना इजाफा भी हो चुका है और दुनिया भर में डिप्रेशन एक खतरनाक और जानलेवा नफ्सियाती बीमारी की सूरत इख्तियार कर चुकी है। और एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में मुख्तलिफ उम्रों के 26 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं, जिनमें खवातीन की तादाद बहुत ही ज्यादा है। तो एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के हवाले से आपको बताऊं तो मुख्तलिफ इलाकों में डिप्रेशन के मर्ज की शरह 22 से 60% तक पहुंच चुकी है। और डिप्रेशन जब हद से बढ़ जाता है तो उसकी आखिरी और खतरनाक सूरत ये होती है कि इंसान को खुदकुशी के ख्यालात आने लगते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक जानलेवा मर्ज भी साबित हो सकती है। लेकिन जनाब सवाल यहाँ पर आखिर में ये आता है कि जहनी दबाव और परेशानियों को हम लोगों ने हैंडल किस तरह करना है, इन मसाइल की शनाख्त कैसे करनी है और इसका हल क्या है, हम किसको इसके बारे में बता सकते हैं, बात किस तरह कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त अस्मा कुरैशी मौजूद हैं जो माहिर नफ्सियात हैं। अस्मा, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अस्मा, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जहनी दबाव और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो हमें बताइए कि ये जहनी दबाव होता क्यों है? क्या ये हम ओवर थिंकिंग की वजह से ये होता है या फिर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हमारी ज़िंदगी हो चुकी है, बिज़ी रहना शुरू हो गए हैं, उसकी वजह से हमें जहनी दबाव या डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हम हो जाते हैं? देखिए, जो जहनी दबाव या डिप्रेशन है इसका हमें पहले ना एक्सप्लेनेशन का हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली इसका डायनामिक या मैकेनिज्म क्या है। ठीक है। जहनी दबाव जिसको हम आम फहम में स्ट्रेस का नाम भी देते हैं, ये एक अम्ब्रेला टर्म है। इसके बिहाइंड द कर्टन बहुत सारी दीगर इमोशनल स्टेट्स रन कर रही होती है। ठीक है। जैसे कि खौफ है, जैसे कि सदमा है, जैसे कि फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, जैसे कि कंपैरिजन है। असल में लोगों के साथ इनमें से कोई ना कोई एक इशू रन कर रहा होता है या मिक्सचर ऑफ, जिसे कहते हैं ना, इमोशनल स्टेट्स होती हैं जिनको वो टारगेट नहीं कर पा रहा होता। और उसका जो एक, जिसे कहते हैं ना, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ये आ रहा होता है कि वो चिड़ के लोगों पे पड़ रहा होता है, वो खाना नहीं सही खा रहा होता या ज़्यादा खा रहा होता है, या वो ज़रूरत से ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहा होता है, ओवर स्पेंडिंग अपने स्ट्रेस को या डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए। तो हमें बेसिकली उसके मेन इमोशनल स्टेट को टारगेट करने की ज़रूरत है। ये तमाम लोगों के लिए भी जानना ज़रूरी है कि स्ट्रेस या डिप्रेशन एक आपको बज़ाहिर एक कैफियत नज़र आ रही होती है, बिहाइंड द कर्टन कुछ और चल रहा होता है। तो अगर हम अपनी इमोशनल वोकैबुलरी, इसको कहते हैं जज्बाती जहानत को बढ़ाना, इमोशनल वोकैबुलरी की अगर हम थोड़ी सी अपनी जांच परख बढ़ा लें तो हमारे लिए एग्जैक्ट इमोशन को टारगेट करना और फिर उस पर काम करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि आप ओवरऑल डिप्रेशन या स्ट्रेस पर आप काम करें। अच्छा। तो जो असल में पीछे जो कारफरमा इमोशनल स्टेट्स होती हैं उनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बहुत से लोग हैं इसमें, हम में से जो डिप्रेशन या इस तरह की जो एंजाइटी हो रही होती है उसको अच्छे तरीके से, बहुत मेरे ख्याल से बहुत मज़े से उसको टैकल भी कर लेते हैं कि वो सर पे सवार नहीं करते। लेकिन हम में से बहुत से लोग हैं जो उस चीज़ को इतना सवार कर लेते हैं अपने सर पे कि वो अजाब बन जाती है उनके लिए। तो फिर उनको क्या करना चाहिए? अगर कोई टेंशन आ गई है, कोई परेशानी आ गई है, तो उन्होंने किस तरह उससे निजात हासिल करनी है?
देखिए जो कर लेते हैं ना खुद से, उनकी जो शरह है ना वो तकरीबन कोई सिर्फ 4 से 5% है, बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं ऐसे। लेकिन ज्यादातर लोगों को सीखना पड़ता है, या तो वो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों से सीखते हैं कि एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कोपिंग मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, आपने रिएक्शन की बजाय रिस्पॉन्ड करना है, आपने अपने आप को प्रिपेयर रखना है, आपने पैनिक में नहीं जाना। पैनिक में हर वो बंदा जाएगा, एंजाइटी में, घबराहट में हर वो बंदा जाएगा जिसकी तैयारी पीछे से नहीं है, जिसने अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ को मार्जिन नहीं दिया हुआ अपनी जिंदगी में। हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कोई अनसर्टन सिचुएशन आ जाती है, जैसे कोई बीमारी आ गई, जैसे हमें कोरोना का नहीं पता था, बिल्कुल, जैसे कोई फाइनेंशियल लैप्सेस आ जाते हैं, बाज़ औक़ात आपको कोई प्रॉपर्टी लॉस आ जाता है ऑल ऑफ अ सडन, बाज़ औक़ात कोई हेल्थ क्राइसिस अचानक से आ जाता है, कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है जिनके लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नहीं होते, लेकिन हमने मार्जिन भी नहीं रखा होता। हम सोचते ही नहीं है कि दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। ठीक है, अगर हमारा एक वक्त पे बूम चल रहा है तो हम डिप में भी जा सकते हैं, अगर हमारी सेहत अच्छी जा रही है तो हम किसी न किसी खराबी का शिकार भी हो सकते हैं। सो अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ को भी अपने जहन में रखें। तो फिर इन सारी सिचुएशन से कोप अप करने के लिए या इनसे लड़ने के लिए खुद को फिर कैसे तैयार रखने, जहनी तौर पर फिर हमें क्या क्या करने की जरूरत है? जहनी तौर पे एक तो ये कि सबसे पहले आप अपनी नींद का और अपनी खुराक का बहुत ख्याल रखें। ठीक है, हर तरह की अक्यूट इलनेसेस हों या जैसे कहते हैं क्रॉनिक इलनेसेस हों, उनके मैनेजमेंट या रिकवरी में बहुत ज़्यादा ये चीज़ कारफरमा होती है कि आपकी बॉडी के अंदर कितने रेजर्वॉयर्स हैं न्यूट्रिएंट्स के। ठीक है, आपने अपनी नींद का ख्याल रखा हुआ है, आप स्लीप डिप्राइव्ड तो नहीं है, ठीक है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाते तो नहीं है, आप ओवरबर्डन तो नहीं है जिम्मेदारियों के साथ। अगर आप ओवरबर्डन हैं और दीगर घर में और भी लोग हैं तो क्या आप शेयर करते हैं अपनी जिम्मेदारियों को? क्या आप ये बताते हैं कि भाई मैं ओवरबर्डन हो रहा हूँ या हो रही हूँ, मैं थक रही हूँ या थक रहा हूँ, तो फलाना काम काइंडली आप मुझे कर देंगे, मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी, आपकी तरफ से फेवर होगी। इसका मतलब हम अगर जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट होंगे तो इसका मतलब हमने जहनी तौर पर भी फिट हो। हाँ बिल्कुल। देखें दूसरी बात ये कि हम लोग आम हालात में ना अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखते। हमें अपनी खुराक का ख्याल रखने का ख्याल ही तब आता है जब हम खुदा ना खास्ते किसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, हम पानी का ख्याल नहीं रखते, हम फूड इनटेक का कोई ख्याल नहीं रखते, हम जंक फूड बहुत खाते हैं। जंक फूड की वजह से भी रिसर्चर्स ये कहती हैं कि जो जितना जंक फूड खाएगा उसके अंदर एंजाइटी और इम्पल्सिव स्टेट्स उतनी आती हैं। जितना आपका हेल्दी होम कुक्ड फूड होगा, जितना वेल प्रिपेयर्ड फूड होगा, वेल कुक्ड फूड होगा, वो आपके दिमाग की जो वर्किंग स्टेट है उसको सरीन में रखता है, उसको सैनिटी में रखता है। इम्पल्सिविटी जो है या जल्दबाजी या घबराहट या इंतशार या एंजाइटी जो है वो जंक फूड से बहुत ज़्यादा आती है, फिजी ड्रिंक से बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन मसला सारा ये है कि इसका आजकल ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा है और हर कोई इसी को खाने का पसंद है उसको कि हम लोगों ने फिजी ड्रिंक्स पीनी है, यहाँ पे जंक फूड खाना है। दूसरा, जिस तरह हम बात करें थी जिस्मानी सेहत हमारी फिट रहेगी तो हम जहनी तौर पर भी फिट रहेंगे। योगा करना, एक्सरसाइज करना, ये करना, हर चीज़ जो हमें किस तरह एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से भगाता है, इन सब चीज़ों से बचाता भी है। बिल्कुल, एक्सरसाइज, वॉक या योगा जो है अगर आपका 30 to 40 मिनट्स का डेली रूटीन है या जिसमें आप जिसे कहते हैं ना सेल्फ अवेयरनेस को टाइम देते हैं, योगा में बाज़ औक़ात मेडिटेट भी करते हैं लोग, तो उसमें आप सेल्फ अवेयरनेस को टाइम देते हैं। यू जस्ट स्पेंड टाइम विद योर ओन सेल्फ, जिसमें आप सिर्फ अपने बारे में आप फोकस करते हैं। एक्सरसाइज एंड वॉक में भी आपका यही फोकस होता है। बहुत सारे लोग जो है ना वो कहते हैं भाई हम रोज़ाना मस्जिद जाते हैं, हम रोज़ाना जो है ग्रोसरी लेने जाते हैं, हमारे करीब ही मार्ट है, हम तो कभी भी बाइक पे, साइकिल पे या हम उस पर नहीं गए। दैट इज़ नॉट बेसिकली अ वॉक। वो तो आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, आपने परचेजिंग करनी है, आपने जमात पकड़नी है, ठीक है। तो वो जो वॉक होती है ना दैट इज़ प्योरली फॉर यू, जिसमें आप अपनी जिस्मानी फिटनेस को और जहनी फिटनेस को, जितनी अच्छी आप वॉक करेंगे, जिसमें आप ख़ास तौर पे अपने आप को टाइम देंगे, दिमाग में उतने ही ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि आपको खुशी और सुकून देते हैं। तो अगर आप इस कैफियत में भागे भागे मार्ट जा रहे हैं या ग्रोसरी स्टोर जा रहे हैं कि मैंने दाल सब्जी लेकर आनी है और मैंने घर आके खाना पकाना है, या घर पे कोई फटाफट मेहमान आ गए, दैट इज़ नॉट बेसिकली अ वॉक, दैट इज़ जस्ट अ रशिंग। सो हम लोग बाज़ औक़ात वॉक को और इस तरह के अपने वॉकिंग स्टाइल को हम कंफ्यूज कर जाते हैं। और बहुत सारी खवातीन भी ये कहती हैं कि जी मेरी तो ऊपर नीचे की खूब दौड़े लगी रहती है, कम नहीं होती, काम कर रहे होते हैं तो हमारी वॉक ही हो जाती है। दैट इज़ नॉट बेसिकली अ वॉक। वॉक प्योरली आपकी जो है ना पर्टिकुलरली फॉर योर ओन सेल्फ होती है, और जिसमें आप खुद अपने बारे में अवेयर कर रहे होते हैं कि आपका स्टेमिना कितना बिल्ट हो रहा है, और जितना अच्छा आपका स्टेमिना बिल्ट होगा उतना ही स्ट्रेस प्रोवोकिंग सिचुएशन में आप कंपोज्ड भी रहेंगे। और दूसरा, बहुत से लोग हैं जो ज़हनी दबाव या डिप्रेशन में आके मंशियात का इस्तेमाल, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। तो हमें बताइए ये इस साइड पर जाना हमारी सेहत
के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? ये सिर्फ एक बंदे के लिए नुकसानदेह साबित नहीं होता, ये पूरे अहले खाना के लिए होता है। ड्रग इनटेक इन एनी सॉर्ट, किसी भी तरह की जो ड्रग इनटेक है, क्योंकि उनको तो लगता है कि हम शायद ड्रग्स लेंगे तो हमारी जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये भाग जाएगी। क्विक फिक्स है ना, क्विक फिक्स है, फौरी तौर पे ऐसा होता है। ड्रग आपको फॉल्स बिलीफ सिस्टम में लेकर जाती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन, या जिसको हम कहते हैं ना लॉन्गर कंसिक्वेंसेस, वो क्या आते हैं कि आप फाइनेंशियली बॉक डाउन हो रहे होते हैं, आप साइकोलॉजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, रिलीजियसली, कल्चरली, आप हर हवाले से आप बॉक डाउन हो रहे होते हैं, आप डाउन द ड्रेन जा रही होती है आपकी पूरी की पूरी लाइफ। और ना सिर्फ उस बंदे की, बल्कि उससे मुंसलिक जितने भी लोग हैं, अगर वो शादीशुदा है, अगर वो सिंगल है, तो उसके माँ बाप, बीवी, बच्चे, बहन, भाई, सब हर तरह से हर तरह के लैप्सेस का शिकार हो रहे होते हैं। एग्जैक्टली। सो ड्रग एडिक्शन इज नॉट ओनली एन एडिक्शन और द डिजीज ऑफ वन सिंगल पर्सन, इट्स अ फैमिली डिजीज। और इससे बचना ही चाहिए, जितना हो सकता है इससे दूर ही रहना चाहिए। ये आपको उससे थोड़ी देर के लिए रिलैक्स आपको करेगी, लेकिन वो और ज़्यादा आपको डिप्रेशन का शिकार बनाएगी। दूसरा मुझे बताइए अस्मा कि ज़हनी दबाव से बचने के लिए, डिप्रेशन से बचने के लिए हमारे इर्द गिर्द हमारी कंपनी कितनी मैटर करती है, हमारे फैमिली, हमारे दोस्त अहबाब जितने भी हैं, उनसे बात करना कितना मैटर करता है? आपको बड़ा केयरफुली पिक एंड चूज करना पड़ता है ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द, अपने सर्कल में, जो कि अगर आप अपने स्ट्रेसर्स को या डिप्रेशंस को उनके साथ शेयर करें तो वो आपको नॉन जजमेंटली हैंडल करें एंड व्यू करें। आपके किसी भी स्ट्रेसर के शेयरिंग पर ना वो आपसे ये ना कहें हो है इसमें कोई परेशानी वाली बात है, ऐसे ना कहें। वो आपको ये कहने की अहलियत और सलाहियत रखते हो कि अच्छा हाँ ठीक है, ज़िंदगी के ये हिस्से हैं, आ जाते हैं, चलो इसके बारे में हम बात करते हैं कि कैसे हम तुम्हारी ज़िंदगी में मौजूदा रिसोर्सेज के थ्रू तुम्हारी इस तकलीफ को कम कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ मॉरली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, किसी भी हवाले से मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूँ। तो बाज़ औक़ात हमारे सर्कल में ना ऐसे बड़े लिमिटेड लोग होते हैं जो वाइज होते हैं, जो इमोशनली हिकअप्स का शिकार नहीं होते। अगर ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो कि किसी भी क्राइसिस को, इमरजेंसी को हैंडल करने के दौरान कंपोज्ड रहते हैं, तो उन्हें अपने सर्कल में शामिल रखें, उनके साथ आप अपनी शेयरिंग भी करें। वो कोई भी हो सकता है, वो आपके वालिदैन में से कोई हो सकता है, बहन भाइयों में से कोई हो सकता है, और करीबी दोस्तों में से कोई, बाज़ औक़ात कज़न्स होते हैं, बाज़ औक़ात कोई सीनियर आपके अंकल एंड आंटी हो सकते हैं, जैसे चचा, ताया, मामू वगैरह। सो वो आपको बड़ा वाइज एक स्टेप बताते हैं, बाज़ औक़ात आपको आपके फ्लॉज भी बता देते हैं, लेकिन ग्रेसफुली, आपकी डिग्निटी नहीं ख़राब करते। अगर आपकी डिग्निटी ख़राब कर रहा है ना आपका कोई भी करीबी बंदा आपके स्ट्रेसर के शेयर करने पर, तो इसका मतलब है वो आपका सपोर्टिव एजेंट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो आप समझ लें कि उसको आपने एलिमिनेट कर दिया अपने सर्कल में से। तो आप अपने सर्कल में ऐसे लोगों को शामिल करें जो कि आपको डिग्निफाइड तरीके से आपको हैंडल करें। और दूसरा अस्मा, आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रवाज है कि हम लोग सोशल मीडिया पे तो बहुत एक्टिव रहते हैं, वहाँ पर कैद होकर रह गए, लेकिन सोशलाइज हम लोग नहीं हो रहे हैं। तो इसकी वजह से कितना ज़हनी दबाव बढ़ा है? ऑब्वियसली ये तो देखें ना, हमने अपनी ज़िंदगी को सिर्फ गैजेट तक महदूद कर दिया है, जबकि हमारी ज़िंदगी गैजेट नहीं है। गैजेट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, बेशक वो सोशल मीडिया जो है वो किसी भी हवाले से हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, जो हमारे फेस टू फेस रिलेशनशिप्स हैं, वो कम हो गए। वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड एंड बॉदर्ड। हमें परवाह ही नहीं होती किसी की बॉडी लैंग्वेज कैसी जा रही है, किसी की आंखों में आंसू आ रहा है, हमारे साथ बैठा हुआ बंदा, किसी की टोनैलिटी ख़राब हो रही है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड एंड लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। हमारा फोकस बस इस पर होता है कि हमने जो स्टेटस डाला उस पर लाइक्स एंड कमेंट्स कितने आए, किसी ने स्टेटस डाला तो उस पर लाइक्स एंड कमेंट्स क्या है। और अगर हम किसी को सार्कास्टिकली वहाँ पे टारगेट कर सकते हैं ना, तो वो तो हमने लाजमी करना है। और फिर जाहिर है अगर आप सार्कास्टिकली किसी को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, कोई आपको भी करेगा, कोई आपको भी करेगा। फिर वहाँ पे एक अजीब सी एक टग ऑफ वॉर शुरू हो जाती है। तो मेरे क्लाइंट्स में ऐसे कई खवातीन और मर्द हजरात हैं जो कि कोई कमेंट करते हैं और फिर उसका स्ट्रेस लेकर बैठ जाते हैं, और फिर उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो फिर उनकी फैमिली लाइफ पर आता है। तो फिर उनको फिर मैं यही सलाह देती हूँ कि आपको कहा किससे था कि वहाँ पे आप हर जगह जाके जो है आप अपना एक पॉइंट आप प्रेजेंट करें। इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी। बिल्कुल ऐसे ही, आप खुद सही रहेंगे तो मेरे ख्याल से आपको वापस भी जो चीज़ मिलेगी ना वो भी अच्छी ही मिलेगी। आप अगर किसी को ज़हनी दबाव देंगे, डिप्रेशन का शिकार बनेंगे किसी के लिए, तो आपके लिए भी कोई डिप्रेशन का शिकार बन सकता है। तो अस्मा कुरैशी हमारे साथ मौजूद थी, साइकोलॉजिस्ट थी। अस्मा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई हैं और इस इम्पॉर्टेंट इशू पर आपने हमारे साथ बात की है कि किस तरह जनाब अगर ये साल ख़त्म होने वाला है, आप लोगों को भी पता है, तो अगर इस साल में आप लोगों ने किसी का भी दिल दुखाया है, किसी का ऐसे
दिल दुखाया है या परेशानी का बाइस बने हैं, तो उनसे जाकर मिलिए, उनसे दोबारा से अपना जो मामलात हैं उनको ठीक करने की कोशिश करिए, खुद भी डिप्रेशन से दूर रहिए और लोगों से भी डिप्रेशन निकालने की कोशिश करें। और जनाब इसी नोट पे एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जहनी दबाव और डिप्रेशन के हवाले से। तो बढ़ते हुए डिप्रेशन की एक अहम वजह गुज़श्ता 2 सालों के दरमियान पेश आने वाले वाक़यात में भी है, और साल 2019 में रुनुमा होने वाले कोरोना वायरस ने हम सबकी जिंदगियों पर गहरे असरात मुरतब किए, और साल 2021 भी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, और कुछ दिनों बाद ही एक नए साल में हम दाखिल हो जाएंगे, उसको खुश आमदीद कहेंगे। लेकिन सबके जहन में जो एक खौफ मौजूद है कि आइंदा साल कैसा होगा, क्या हालात बदलेंगे भी या नहीं बदलेंगे, क्योंकि हर आने वाला जो दिन होता है, हर हफ्ता, हर महीना और हर साल हर किसी के लिए मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट होता है। और ये इंसानी जबलत भी है कि इंसान अपना मुस्तकबिल जानना चाहता है कि मुस्तकबिल में क्या होगा हमारे साथ, और इस हवाले से एक पूरी साइंस भी मौजूद है जिसे पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। और लोगों की बड़ी तादाद ज़ोडिक साइंस पर यकीन भी रखती है, और कुछ लोग तो तब तक अपने दिन का आगाज़ नहीं करते, ऐसे लोगों को मैं भी जानती हूँ, जब तक वो अपने ज़ोडिक साइंस का अहवाल ना जान ले कि आज उनके साथ क्या क्या होने वाला है, और आने वाला नया साल जो है मुख्तलिफ ज़ोडिक साइंस के लिहाज से कैसा रहेगा, क्या क्या खुशखबरियाँ अपने साथ लेकर आ रहा है, किन किन मुश्किलात से पाला पड़ सकता है हम सबको। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौज़म खान है, एस्ट्रोलॉजर हैं, और एस्ट्रोलॉजी में उन्होंने डिप्लोमा कर रखा है इंडिया से, श्रीलंका से और नेपाल से, और एस्ट्रोलॉजी के हवाले से उन्होंने किताबें भी लिखी हुई हैं। तो उनसे आज अपने जो है साल का अहवाल जानेंगे कि नया साल किस तरह का होने वाला है हमारे। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आज सबके जो सवालात हैं ना वो आपसे हैं, और मेरे थ्रू सब आपसे सवालात करने वाले हैं कि अगला साल उनका आने वाला कैसा रहेगा। और इसी महीने से स्टार्ट कर लेते, क्योंकि कैप्रिकॉन्स का ये महीना चल रहा है, तो उनको बताइए क्या क्या खुशखबरियां लेकर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं कि पाकिस्तान के लिए 2021 कैसा 22 कैसा रहेगा। हमने देखा 2019, 2020, 2021 ये वर्स्ट एवर साल थे पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और जब से हम पैदा हुए हमने हमेशा यही सुना है कि पाकिस्तान पर कड़ा वक्त चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये जो 2021 होगा, एंड हमारा इस वक्त एंड हो गया और 2022 स्टार्ट होने वाला है। जिस तरह ये स्टार्ट होगा, ये बात याद रहे सारे लोगों को, 2022 जो होगा ये पाकिस्तान की तकदीर में एक डिफरेंट किस्म का पॉजिटिव साल होगा, और वो जो अनसर्टनिटीज, नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स हमने 2021 में फेस किए हैं वो अब नहीं होंगे। ओके, क्लियर? ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसमें होगा क्या, इसमें ये कोलैबोरेशंस, मैंने इसको हम कहते हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाई, मेरी यूट्यूब पे चल भी रही होगी उसका, मैंने कहा खुशियों भरा साल, उसका टाइटल मैंने। ठीक है। तो 2022 खुशियों भरा इस वजह से होगा कि बहुत सारे दूसरे ममालिक के लोग पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, कोलैबोरेशंस करेंगे, जॉइंट वेंचर्स होंगे, एजुकेशन का लेवल डिफरेंट होने जा रहा है, और एक नई स्ट्रेटजी जो हमने 2 साल पिछले गुजारे हैं उसमें हमने जो जो चीज़ें खोई थी हमने उस पूरे पाकिस्तान वो वापस मिलने की तरफ बढ़ेंगे। हम यहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का वो जिसे हम ग्रोथ कहते हैं या दी ग्रोथ गई हुई थी, हाँ दी ग्रोथ जिसे हम लफ्ज़ बोलते हैं, तो ये यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, और हम सब के चेहरों पर जो मायूसियाँ 2 साल में बैठी रही हैं, और हर एक आदमी बिल्कुल आपको लगता था कि डिप्रेशन का शिकार हो गया, अब उस फेज में से निकलना शुरू होगा। ठीक है। दूसरी बात, ये जो इस वक्त गवर्नमेंट और ये जो करंट सिनेरियो है इसमें भी काफ़ी सारे चांसेस हैं कि चेंजेस आएँ। मैंने पहले भी ये बात कही, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नए तरीके से लेनी पड़ेंगी, कुछ नए ऐसे डिसीशंस आएंगे गवर्नमेंट के और गवर्नमेंट के जो अपोनेंट हैं उनके अगेंस्ट, जिनकी वजह से एक नई लाइफ स्टार्ट हो और पाकिस्तान एक नए डगर पर चले और यहाँ से बेहतर हो जाए। मतलब 2022 जो है वो हम सबके लिए बड़ा बेहतर होगा। अब देखेंगे के लिए इंशाल्लाह बेहतर होगा। अगर हम अल्लाह करे कि हम ये प्रोग्राम फिर उसके साथ एंड पे करें तो उस वक्त हम देखेंगे कि काफ़ी सारी पाकिस्तान की कर्ज की कंडीशन जो पाकिस्तान पर हमेशा एक तलवार लटकती रही है, तो आई थिंक कि उसमें भी काफ़ी सारी सुधार आ जाएगा, बेहतरी आ जाएगी, और हम उस लोन में से काफ़ी सारा निकल आएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह खुशियां जो हैं ये नया साल अपने साथ लेकर आए। अब कैप्रिकॉर्न की तरफ चले जाते हैं और बताइए उनके हर वो औरत और हर वो मर्द जी जो 22 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी तक पैदा हुए हैं जी, ये कैप्रिकॉर्न कहलाते हैं बाय सन साइन। ठीक है। इसे हिंदी में मकर राशि कहते हैं, इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न और
अरबी में या उर्दू में आपके कह लें उसके कहते हैं जद्दी। इस वक्त जो प्लानिटरी कंडीशन है, सन सैटर्न इस वक्त इकट्ठे हैं कैप्रिकॉर्न में, ठीक, क्लियर, और एक्वेरियस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो इसलिए सैटर्न का अपने घर में होना, अगर आप कोई भी ऐसा बंदा जो कैप्रिकॉर्न है या एक्वेरियस है, अगर वो अपने पिछले 2-2.5 सालों को सिर्फ देखे तो उसमें एक ऐसी चेंजेस आई हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस, जिसमें एटीट्यूड चेंज हुआ है, काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी हैं और उसने अपने आप को रीशेप करके एक डिफरेंट एंगल पर लाया है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बड़ी हैं। हाँ, ग्रोथ जिसे फिनेंशियल कहते हैं वो नहीं हो पाई, तो वो इस जो 22 फरवरी होगा इसके बाद हो जाएगी। सो इसलिए कैप्रिकॉर्नियन के लिए और इक्वेरियस के लिए ये जो नया साल शुरू होगा 2022 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव होगा। मतलब इन दोनों के लिए बहुत अच्छा बहुत, है, क्योंकि दोनों बोथ फीमेल एंड मेल। हाँ, मेल कैप्रिकॉर्न और इक्वेरियस ये दोनों का लॉर्ड सैटर्न है, ठीक है, और अब वो सन कैप्रिकॉर्न से गुजरेगा, फिर नेक्स्ट में एक्वेरियस में गुजरेगा। ओके, तो सैटर्न भी साथ साथ मूव करेगा। जब मूव करेगा तो इसका मतलब ये है कि ये एलिवेशंस पाकिस्तान उसके हर कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस के लिए बेहतर होंगे। तो क्या चेंजिंग्स भी आएंगे उनमें, क्या क्या चेंजिंग्स आ चेंजेस तो उनको पिछले 2 सालों से आ रहे हैं। जिस तरह होता है कि एक आदमी काम करता जा रहा है, उसने बोझ ले लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली, एजुकेशन हासिल करने की कोशिश की, मगर कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन रह गई। ओके, वो डिससेटिस्फेक्शन जो है वो कंटेंटमेंट में तब्दील होगी 22 फरवरी के बाद। तो देन men या women will feel that things are really better. मतलब 2022 जो है वो एक्वेरियस के लिए और कैप्रिकॉर्न के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैप्रिकॉन्स के लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और एक्वेरियस के लिए हाँ, उसने सुन लेना कि कैप्रिकॉर्न से जो अब जुपिटर ट्रांजिट करेगा, ये तीसरा घर है। जब तीसरा घर होता है तो तीसरा घर होता है एजुकेशन का, वर्बल एक्सप्रेशन का, कंसल्टेंसी का, काउंसलिंग का, ट्रेडिंग का, लोगों से कॉरेस्पॉन्डेंस करने का। तो इसलिए उन इस सेक्टर में जो मीडिया के लोग जो कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस हैं कहीं भी, जी, उनको मीडिया में बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। तो थर्ड हाउस इज डील विद द मीडिया, ठीक है, और जुपिटर इंडिपेंडेंटली वहां पर आएगा, इसलिए ये बात याद रहे, कैप्रिकॉर्नियन एंड एक्वेरियस, और स्पेशली कैप्रिकॉर्नियन एंड एक्वेरियस। अब जैसे मैं एक्वेरियस हूँ, मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं अपने बारे में जानने की कोशिश करूँ। जैसे मैं कैप्रिकॉर्न, हम कैप्रिकॉर्न, आप एक्वेरियस हैं, तो पाइसेस में सन ट्रैवल करेगा, ठीक है, जब वो करेगा तो इससे और चीजें बहुत बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। हम उन तमाम लोगों के लिए जो मीडिया से डायरेक्टली रिलेटेड है, एजुकेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है, ट्रैवलिंग में आसानियां हो जाएंगी। ये साल उनकी नई एजुकेशन लेने का, ट्रैवलिंग करने का साल, तो इसलिए आई थिंक कि बहुत ही बेहतर हो जाएगा। जो पाइसेस आ गए पाइसेस का अपना लॉर्ड, यानी कि जहाँ पर सन साइन पाइसेस में है और साथ में जुपिटर भी है, तो उनको एक डिफरेंट किस्म की डोमेस्टिक हैप्पीनेस, ग्रैंडर, स्ट्रेंथ, साइकोलॉजिकली बूस्ट, और अपने आप को जिस तरह नए फ्रीडम में आदमी देखेंगे, तो आई थिंक कि बहुत ही अच्छा साल होगा पाइसेस के लिए, ठीक है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमारे सबके लिए है, जितने भी मेरे ख्याल से पाइसेस और कैप्रिकॉर्न्स और एक्वेरियंस हमें देख रहे हैं, वो तो खुश हो गए होंगे कि उनका जो 22 साल इन्होंने इन्होंने पिछले 2 साल बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अपना ही आप देख लें, इस वक्त भी जो टाइम आप पर चल रहा होगा, आप साइकोलॉजिकली पिछले 2 सालों से काफी सारी कंफ्यूज होंगी, लेकिन इस वक्त आपको जो खबरें मिल रही हैं कि ये जो जिस तरह 22 फरवरी गुजरेगा, आपकी जॉब में, मीडिया में आपको डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद एलिवेशन या एलिवेटेड स्टेटस, इससे चीजें बेहतर होने की तरफ बढ़ेंगी। चलिए जी, अब इसी तैयारी कर ले आप। तैयारी कर लेनी चाहिए, जितने भी एक्वेरियंस भी देख रहे हैं उनको भी यही कहना चाहूंगी कि तैयारी कर ले। अब आगे बढ़ते हैं पाइसेस, फिर आएगा एरीज, क्योंकि जब भी ज़ोडिएक साइन कंसिडर करते हैं तो एरीज से स्टार्ट होता है, ठीक है, एरीज पहला सन साइन है जहाँ से कायनात का ये जो एस्ट्रोलॉजी की स्टार्ट होती है, क्लियर। इसलिए कहते हैं महापुरुष कुंडली, यानी कि वो तमाम मर्द या लोग जिनकी कुंडलियां स्टार्ट होती है वो एरीज से स्टार्ट होती हैं। तो आई थिंक जो पाइसेस से एरीज होगा ये 12वें घर में आएगा। एरीज को ये ख्याल रखना चाहिए कि उनको ट्रैवलिंग करते वक्त बहुत ख़ास एहतियात करनी चाहिए। कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस उनकी नहीं चलेगी। अगर वो कहीं डील करते हैं किसी भी ऐसे मामले में जहाँ पर लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनमें लीगल चार्जेस लगने के एस्पेक्ट्स हो सकेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसलिए जब भी आप ट्रैवल करें, पार्टनरशिप करें, लोगों को अपने साथ जोड़ें, उनसे ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, मगर कहीं भी इलीगैलिटी की तरफ बिल्कुल ना बढ़े। अगर इलीगैलिटी की तरफ बढ़ते हैं या इलीगल कामों की तरफ बढ़ते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। सो पेपर साइन करते वक्त आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। सो यू शुड नॉट साइन द पेपर, डोंट कोई गो भी फॉर इलीगल चीजों की तरफ नहीं जाना। हाँ। और साइन बिल्कुल नहीं करने जब आप ट्रैवलिंग में हो। ठीक है, इस हवाले से आप लोगों ने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। एरीज के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास स्टार है वो है टॉरस। यहाँ पर मैं एक बात करेक्ट कर दूं माजरत के साथ। जी जी, ये जो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं ये कहते हैं सारे स्टार्स, सही है, सितारे। जी, सितारे नहीं होते। ठीक है, दीज आर प्लैनेट्स, वी हैव टू कॉल इट सैयारे।
और लिखने में तारा ज़रा अच्छा लगता है कि वो ज़रा ज़्यादा, इसलिए उससे रिजेंबल कर लेते हैं 12। ठीक। ये प्लानिटरी कंडीशंस हैं। अब आ रही है बारी टॉरस की। टॉरस की। टॉरियन जो होता है, टॉरियन का लॉर्ड है वीनस। और ये बात भी याद रहे कि इस वक्त जो जुपिटर ट्रांजिट करेगा ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। ये उनके आएगा 11वें घर में। ठीक है। 11वें घर में आने से होता है कि जो आदमी का अपनी ज़िंदगी में उसकी ड्रीम्स हैं, यार यूँ होना चाहिए, ये हो जाए, फिर हो जाए, वो सारी चीज़ें उनके लिए बेहतर आ जाएंगी। फिर 8वां इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी उनके लीगल मैटर्स पिछले 2 सालों में चल रहे थे वो हल हो जाएगी। बड़े बहन भाइयों के साथ उनके ताल्लुकात की नोयत बहुत अच्छी हो जाएगी। आप ये समझिए कि ये उनको ये ऐसे लगेगा जैसे वो, मैं फिर बताऊं, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, सैजिटेरियस और स्पाइसेस, इन्होंने जो पिछले 2-2.5 साल गुजारे दैट वाज द वर्स्ट, फ्लैट हो गए। अब वो उस फ्रीडम में आ रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में कंटेंटमेंट शुरू हो जाए। और आई थिंक कि उनके ड्रीम्स भी पूरे हो जाएंगे और ट्रैवलिंग हो जाएगी, भाई बड़े बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उनको मिलने के काफ़ी सारे चांसेस, जहाँ जहाँ लीगल इश्यूज थे वो सब क्लियर हो जाएंगे और उन्हें लगेगा कि एक टिप के बाद वो दोबारा से उभरे हैं बेहतर। और आगे जेमिनी का भी आ रहा है। जेमिनी के 10th हाउस में आएगा। अच्छा, ठीक है। 10th हाउस होता है वो तमाम चीज़ों का जहाँ पर आप खुद अपनी मेहनत से एसेट्स बनाते हैं या स्टेटस गेन करते हैं, उनके लिए भी बहुत ही बेहतर। उनके आएगा 7th and 10th में। ठीक है। इससे मुराद ये है कि जुपिटर 2 घरों का लॉर्ड होता है हमेशा, पाइसेस एंड सैजिटेरियस का। तो शादियाँ अन्नेवा होंगी। अच्छा, शादियों का बहुत दौर चलेगा। पाइसेस और सैजिटेरियस की बहुत ज्यादा शादियां होंगी। और पिछले दिनों में अगर जो पाइसेस थे या सैजिटेरियस थे उनकी शादियां टूटी हैं। अच्छा, ठीक नहीं हुई, या उनमें ऐसी रुकावटें आ गई थी कि वो सारे प्रोसेसेस ठीक नहीं हो रहे थे। ठीक है। रिश्ता बना टूटा बना, इसी में वो रहे। लेकिन ये जो साल है उनको स्टेटस मिलने का, घर मिलने का, शादियां होने का, कोलैबोरेशंस होने का, जो ट्रेडिंग करते हैं उनमें पार्टनरशिप होने का बहुत ही अच्छा साल है। बहुत ही अच्छा साल होगा। मतलब अभी तक जो हमें खुशखबरियां ही मिल रही हैं, आगे भी इंशाल्लाह कैंसेरियन के हवाले से किस तरह का साल रहने वाला है। कैंसेरियन का जो 9th हाउस है जुपिटर उसमें आएगा। कैंसेरियन का जो लॉर्ड है विच इज मून एंड जुपिटर आर डीप फ्रेंड्स। ठीक है। बहुत शदीद इनके में दोस्ती है। तो जब 9th and 1st का कॉम्बिनेशन बनेगा तो प्रेस्टीज, ऑनर, स्टेटस, ट्रैवलिंग, एजुकेशन, चाइल्ड बर्थ, प्रॉस्पेरिटी, हर वो चीज़ जो आदमी तलाश करता है वो सब उसको मिल जाए। और सर्विसेज में भी उनकी प्रमोशंस होने के बहुत सारे चांसेस होंगे। ठीक है। इसलिए कैंसेरियन के लिए बहुत ही आला है। और मुझे ये बताइए कि सारे ज़्यादा लोग यही पूछते हैं कि हमारी हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इस हवाले से मैं बताइए। उसकी वजह हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हम देखें कि जो इस वक्त प्लैनेटरी को ट्रांजिट में ये पढ़ा जाता है, तो जुपिटर की 12-13 साल के बाद ऐसी पोजीशन बनने जा रही है जहाँ पर वो किसी भी चीज़ से अफ्लिक्टेड नहीं है, नेगेटिव नहीं है। ठीक है। जब नेगेटिव नहीं है तो जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ग्रोथ, फर्टिलिटी, लाइफ में एक्सूबरेंस, ठीक है, इन सब का लॉर्ड है। तो जब वो इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे तो ये सारों के लिए ही ये साल अच्छा होगा। और आई डोंट थिंक कि इस 2022 में कुछ भी ऐसा नेगेटिव होगा जिसको लेकर आप बहुत परेशान हो। जितने भी डिप्रेशन, जितने भी टेंशन थी वो हम इस साल छोड़ के जा रहे हैं। इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि मेरी अगर आप उस पे जाएं, खुशियों भरा साल आने वाला है। हाँ, आगे लियो की बारी आ गई है। लियो के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लियो सन जुपिटर बहुत ही अच्छे आपस में एस्पेक्ट्स बनते हैं, फ्रेंड्स हैं। तो लियो के लिए भी बहुत अच्छा है। लियो ने पिछले 3 साल बहुत कुछ खोया है। फैमिली खोई है, फादर खोए हैं, डोमेस्टिक लाइफ खोई है, मेंटल पीस खोया है, जो अब ग्रेजुअली बेहतर होने की तरफ बढ़ेगा। अच्छा। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2022 वुड बी द अल्टीमेट पॉजिटिव ईयर फॉर एवरीबॉडी। इसलिए कोई इसमें परेशानी नहीं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, सबके लिए बड़ा अच्छा होने वाला है। वर्गो जेमिनी एंड वर्गो इज द सेम। फिर चौथा 10वें का कॉम्बिनेशन बनेगा, घर में खुशी आएगी, रिलेशनशिप बनेंगे, शादियाँ होंगी, पर्सनल लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी, कंटेंटमेंट आ जाएगी, जहनी तौर पर सुकून आ जाएगा, और हर वो चीज़ जो हम सोचते हैं घर से रिलेटेड एंड पीस ऑफ माइंड से रिलेटेड वो हो जाएगी। ठीक है। लिब्रा की बारी आ गई। लिब्रा का ये साल कैसा रहने वाला है? लिब्रा हमेशा से दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें सबसे दी हैप्पीएस्ट साइन अगर कोई है ना, जो चेहरों से नजर आते हैं खुश, वो आपको लिब्रास नजर आएंगे। इसलिए कहा जाता है कि सिल्वर स्क्रीन के जितने भी लोग हैं एक्टर्स मोस्टली लिब्रा होते हैं। अच्छा। अगर आप देखें ना वहाँ पर क्या है, एक्सूबरेंस है, सिल्वर स्क्रीन है, ग्लो है, फेम है, वो सारी चीजें जो हैं लिब्रंस के लिए बहुत ही आला टाइम होगा। अच्छा। तो मुझे नहीं लगता किसी एंड पर भी कि लिब्रंस के लिए, बल्कि उनको आप ये कह सकते हैं कि जो उनकी डायरेक्टली कंसर्न फील्ड है उनमें एलिवेशन हो जाएगी, करियर में बेहतरी आ जाएगी। ठीक है। और जो उनके ड्रीम्स हैं रिलेटेड टू द म्यूजिक, जस्टिस, इनमें बेहतरी आ जाएगी। और ट्रैवलिंग और इस हवाले से भी उनका डेफिनेटली सारों के लिए, क्योंकि
जुपिटर itself is the lord of traveling. क्योंकि वो भी ट्रैवल करता रहता है. हाँ. ट्रैवल, हैप्पीनेस, ग्रैंडर, फेम, प्रॉस्पेरिटी, फर्टिलिटी, जो जो चीजें इंसान की जिंदगी में बेहतरी लाती हैं उन सब का लॉर्ड है. तो इसलिए वो बेहतर हो रहा है. स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है ये? स्कॉर्पियो, मार्स एंड जुपिटर अगेन फ्रेंड, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है. अगर आप देखें ना, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, एरियस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, 12th हाउस, इसमें भी बहुत ही बेहतर रहेगा. सो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी, हाँ ये हो सकता है कि उनको कंस्ट्रक्शन के मौके मिले, ठीक है, कोलैबोरेशन के मौके मिले, घर बनाना पड़े. हाँ, सिर्फ इस बात का ये ख्याल रखें कि जब उनको इन्वेस्टमेंट करनी पड़े तो इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा जो रुक कर इन्वेस्टमेंट करें. क्योंकि जो स्कॉर्पियन ने भी टाइम गुजारा है पिछले 3-4 सालों से, उन्होंने भी जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट की वो सारी की सारी डूबी हैं. एग्जैक्टली. अब ग्रेजुअली वो चीज़ें बेहतर होने की तरफ आएगी. इसलिए कोशिश करें कि ट्रेड की तरफ जाए. ट्रेड इज बाइंग एंड सेलिंग. बिजनेस की तरफ ना जाए. बिजनेस इज इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, इस तरफ ना जाए. अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पैसे डूबेंगे. अगर आप कमीशन के काम करके ट्रेड करके पैसे कमाते हो उससे बेहतर. मतलब अपॉर्चुनिटीज भी उनके पास आएंगी बहुत ज्यादा. सेजिटेरियस, जुपिटर का अपना घर है जहाँ पर वो खुद ही है. ठीक है. तो ये पहला चौथा फिर कॉम्बिनेशन बनेगा. सेजिटेरियस के लिए हमने स्टार्ट किया था कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आला साल. ठीक है. शादी, घर, मकान, जमीन, जायदाद, वर्ल्ड अफेयर्स, स्टेटस, ऑनर, जो जो वो एज्यूम कर सकते हैं वो सब हो जाएगा. और ये जो साल होगा सेजिटेरियन के लिए 2022, उनके चेहरों पर एक डिफरेंट किस्म की ग्लो लाएगा. आपको लगेगा कि उनके चेहरों से आपको लगेगा कि खुशी छलक रही. मतलब ये साल सबके लिए ही बहुत अच्छा होने वाला है. कोई ऐसा नेगेटिव नहीं है कहीं भी. सबके लिए बहुत अच्छा होने वाला है. इवन के पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खुशियां लेकर आएगा और खुशियों भरा होगा. उम्मीद ही कर सकते हैं और अल्लाह से दुआ है कि जनाब इसी तरह हम लोग खुश रहें और जो नया साल है उसको अच्छे तरीके से हम सेलिब्रेट करें, उसको खुश आमद कहें. और जो है ये साल हम सब के लिए सेहत के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से, मईशत के हवाले से बहुत अच्छा रहे. मौज़म खान साहब हमारे साथ मौजूद है, एस्ट्रोलॉजर हैं सर. बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और हमें इतनी खुशियाँ और खुशखबरी देकर जा रहे हैं. और जनाब उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी अपना साइंस सुन के, अपना जो ज़ोडिक साइंस के हवाले से सुनकर खुशी हो गई होगी. और मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है. आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू जागो लाहौर. जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं समाजी मसाइल के हवाले से. तो इंसानी बका के लिए निकाह एक मजबूत सोशल कॉन्ट्रैक्ट समझा जाता है जो मुआशरे की तश्कील में सबसे अहम किरदार भी अदा करता है. और निकाह को रजिस्टर्ड करने के लिए निकाहनामे का फॉर्म फिल किया जाता है. और हमारे यहाँ निकाह के वक्त इतनी जल्दी की जाती है कि दुल्हा और दुल्हन को निकाहनामा पढ़ना और ठीक से पुर करने का भी वक्त नहीं दिया जाता. और हक मेहर समेत बहुत सारी चीजें होती हैं जो निकाह के वक्त डिस्कस होनी चाहिए और जो नहीं हो पाती हैं. और दुल्हा दुल्हन को मौजल और गैर मौजल हक महर के बारे में भी बताया तक नहीं जाता है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो शादीशुदा जोड़े की बात की ज़िंदगी में बहुत सारे इब्हाम और मसाइल की वजह भी बन जाती है. तो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से सूबाई और वफाकी हुकूमतों को हुक्म दिया गया है कि वो शादी के बाद मियाँ बीवी के दरमियान किसी मुश्किल को ख़त्म करने के लिए निकाहनामे के कॉलम 13 में तरमीम करें जो कि हक महर से मुतालिक है. तो निकाहनामे पर साइन करते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, हक महर से मुतालिक कवानीन क्या कहते हैं हमें, और हाई कोर्ट की जानिब से ये जो दी जाने वाली डायरेक्शन है इसका मकसद क्या है, इसके हवाले से हम बात करेंगे. हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शमसा अली हैं, माहिर कानून है. मैडम मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में. कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, थैंक, बहुत मेहरबानी की. मैडम आज हमने बात करनी है कि हमारा कानून क्या कहता है हक महर के हवाले से. और जिस तरह मैं बता रही थी कि निकाहनामा एक बहुत ही अहम कानूनी कॉन्ट्रैक्ट जिसे समझा जाता है, तो पहले तो हमें इसकी अहमियत के बारे में बताइएगा कि ये कितनी अहमियत रखता है. दूसरा कि ये कितनी अक्लमंदी की बात है कि हम लोग कोई भी कानूनी मुआहिदा अगर कर रहे हैं, किसी चीज़ पर साइन कर रहे हैं, तो उसको बगैर गौर से पढ़े हम उस पर साइन कर देते हैं. बिल्कुल जी, ये बेटा बहुत ये एक मसला है हमारे सोसाइटी का कि जो एक, जैसे अभी आपने कहा ना कि जो एक शादी है वो एक आपका यानी कि बेसिक यूनिट है जो आपके मुल्क या किसी भी सोसाइटी का, क्योंकि शादी के बाद आगे से नस्ल पैदा होती है. तो एक यानी कि जो एक बुनियादी समझो या शराजा जो है वो यही है ना कि शादी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, और इस्लाम ने शादी के कॉन्ट्रैक्ट
वो कॉन्ट्रैक्ट का है, ये नहीं कहा जी कि बड़ी कोई रूहानी चीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि शादियां टूट भी जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें आप देखें, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि जो भी पार्टीज हैं वो उसको बड़े होशमंदी से और ध्यान से, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको जो लिखें और उसके बारे में उसको पढ़ें पूरे, उसकी चीज़ जो भी उसके अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उसको सही तरीके से उसको देखें, जायज़ा लेके उसको फिर उसके ऊपर जो भी साइन करना है दस्तखत करें या उसके साथ अग्री करें कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल हो रहे हैं। तो ये अफसोस की बात है, जैसे आपने कहा ना कि हमें यानी कि लाखों रुपए हम खर्च देते हैं शादियों के इंतज़ामात पे, जोड़े बन रहे हैं, फंक्शंस हो रही हैं, हर किस्म का जो सबसे भूली हुई चीज़ है ना वो निकाहनामा है। अभी भी यानी कि इतने साल गुजर जाने के बाद, और इतनी यानी कि कोशिश हम लोगों ने भी, जो हर कोई करता है जो भी समझता है कि भाई ये कितना बड़ी एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हम लोग ये इस तरफ बिल्कुल लोग ध्यान ही नहीं देते। बस वो आते हैं और लड़की से आके साइन करवा लिया और इसी तरह लड़के से भी साइन करवा लिया और उनको मालूम ही नहीं के अंदर क्या क्या शिक्के हैं। और जब जारी जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, टूट भी जाता है या किसी वक्त कोई मुश्किल हालात पेश आते हैं खुदा ना खास्ता, उस वक्त आपको समझ आती है कि हमने उस वक्त कितनी गलतियां की और उससे मुआशरे में बड़ा इंतशार और बड़ी परेशानियां फैलती हैं। पूरी फैमिली, जब एक फैमिली जो है वही परेशान हो जाएगी तो इसी तरह फैमिलीज पे अगर प्रेशर होगा या परेशानियां होगी तो पूरा माशरा जो है वो भी देखे ना, फिर वो परेशानी उन पे आ जाती है। तो कितना ज़रूरी है, मतलब सिर्फ अगर दुल्हा दुल्हन की बात की जाए, जिनकी मैरिज हो रही है, जिनकी शादी हो रही है, उनका निकाहनामा अपना पढ़ना, क्योंकि निकाह से पहले ही बहुत सारी शिक्के जो हैं उनको काट दिया जाता है, वो मौलवी हजरात की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से बस उनके हवाले कर दिया जाता है ना। देखे ना, ये अभी जो आपने हाई कोर्ट के फैसले की बात की ना, तो हुआ क्या था कि हुआ ये था कि एक शादी हुई, उसमें जो लड़की है उसके नाम पे एक घर उन्होंने लिख दिया अंदर उसके जो हक महर के अंदर कि ये एक घर का लिखा कि ये हमने इसको लड़की को दे दिया। ठीक है। अच्छा, जब वो आगे से उसको मुश्किलात हुई है, जो भी शादी का अंजाम हुआ, तो वो जब गई अपना हक लेने के लिए वो घर जो उसके नाम किया गया था, तो मालूम ये हुआ कि वो जो घर था वो दूल्हा का नहीं था और दूल्हा के बाप का था। अच्छा। और बाप जो था उसने ना तो कोई निकाहनामे पे साइन किया हुआ था, ना उसने ये कहा हुआ था कि उसने अंडरटेकिंग दी हुई थी कि हाँ ये मैं अपनी बहू के नाम कर दूंगा, कुछ ऐसा नहीं था उसके निकाहनामे के अंदर। इसलिए जब एक चीज़ उसकी थी नहीं दूल्हा की, और जिसके नाम पे वो घर था उसने भी कोई किसी किस्म की कोई अंडरटेकिंग नहीं दी हुई थी, साइन नहीं किए हुए थे, तो वो लड़की फिर वो उसको नहीं मिल सका। तो जाहिर बात है कि जब आपने देखा ही नहीं कि भाई वो घर है किसके नाम, या वो उस वक्त उनसे साइन करवाते कि हाँ ये मेरा घर है लेकिन मैं अपनी बहू को दूंगा, अगर कोई किसी ये हक महर में मैं दे रहा हूँ, ये अगर उसके ससुर ने साइन किया होता तो ये मैं, इसीलिए उन्होंने फिर यही कहा हाई कोर्ट वालों ने कि ये जो एक तो ये बहुत ज़्यादा ये खराबी, उन्होंने तो ज़्यादा कहा है कि निकाह रजिस्ट्रार पे ये ज़्यादा उन्होंने जिम्मेदारी भी डाल दी और उनको ठहराया है कसूरवार। लेकिन मैं कहती हूँ हमारा सारा मुआशरा है, बल्कि मैं तो ये समझती हूँ क्योंकि हमने इस पर काफ़ी काम किया हुआ है कि हमें चाहिए कि पहले जब दूल्हा दुल्हन की शादी से पहले उनसे कोई एफिडेविट या कुछ इस तरह की लिखाया जाए कि हाँ जी हमने निकाहनामा एक एक चीज़ पढ़ी है और हमने इसको देख के फिल किया। ठीक है, इस तरह का कोई चीज हलफनामा या कुछ होना चाहिए। मैडम ये तो मेरा ख्याल से इतना बड़ी एक मिथ बन गई है, टैबू बन गया हुआ है, या बच्चे अगर कहना चाहते हैं या लड़कियां खास तौर पर कहना चाहती हैं कि हम लोग पढ़ना चाहते हैं निकाहनामा, तो इवन के घर वाले ही इस चीज को मायूब समझते हैं। बिल्कुल, और ये अगर जो है कि जो तलाक का हक भी तफवीज हुआ है वो तो ऐसे काटते हैं जी, वो जैसे हमारे इज्जत का मामला है। और ये हक महर को भी बेटा, मैं ये हमेशा, मैंने एक छोटा सा किताबचा भी लिखा था कुरानिक सोसाइटी पे, तो उसमें मैंने सबसे ज़्यादा जोर ये दिया था कि हक महर और जो ख्वातीन को ये जो उनका नान नफका या मेंटेनेंस होता है। अब देखिए हक महर पे 10 आयात हैं कुरान करीम। अब हमारा मुस्लिम माशरा है, मुसलमान मुल्क है, और हम चाहते भी हैं जैसे कि रियासत मदीना का बिल्कुल ये बात है कि हमें अगर नक्शे कदम पे चलेंगे तो हम तो कहीं से कहीं पहुँच सकते हैं। बहरहाल ये हक महर पे 10 आयात हैं, और इस वक्त हालत क्या है कि हक महर काफ़ी देर तक तो 32 रुपये 50 पैसे था आपको मालूम होगा, ये लिखा जाता था कि जी हम तो बड़े इज्जतदार हैं, हम जी हक महर जो है वो नहीं इतना ही लेंगे जितना ये 32 रुपये इज्जत लिखा हुआ है। यानी कि अल्लाह रसूल की इज्जत जो है, जिसने आपको 10 आयात, देखिए कुरान करीम में बहुत एक कंसाइज किताब है, उसमें कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं है और वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। और क़यामत तक के लिए 10 आयात है, एक नहीं 10 आयात है उस पे हक महर पे, और वो आप उसको 32 रुपये, और वो 32 रुपये क्या हुआ था, शायद आपको इसका इल्म ना हो, बैकग्राउंड ना मालूम हो,
कि देखें ना, हर तरफ से किसी तरफ से भी ज्यादती हो सकती है। एक ज़माना था कि जब ये जो बहुत अमीर ख़ानदान की लड़कियां थी ना, उनके लिए वो ये सोच के कि इनको कभी तलाक ना हो सके या इनके शौहर तंग ना कर सके, तो हक महर में बहुत कुछ लिखवाने के बाद लिखवाते थे चिड़िया का दूध। अब अच्छा। चिड़िया तो दूध देती नहीं है, तो ना चिड़िया का दूध मिलेगा तो ना तलाक वो दे सकेगा। तो ये नहीं कि ये भी एक हद मतलब गलत बात थी ना उस वक्त। तो ये फिर औरंगजेब साहब के ज़माने में जो थे हमारे बादशाह, मुग़ल बादशाह, उसके ज़माने में फिर ये हक मेहर हुआ 32 रुपये 50 पैसे। लेकिन उस वक्त के जो 32 रुपये थे, इस वक्त के बहुत ज़्यादा वो रकम बनती है। तो अब हमारा फिर वहीं पे अटक गए और वो एक प्याली चाय की भी नहीं आती 32 रुपए की, अब तो वो भी 150 की आती है। तो ये अफसोसनाक बात है। क्या मैडम, क्या हमें फिर क्या डायरेक्शन देता है हमारा मजहब या हमारा कानून कि हमें कितनी हक महर की डिमांड कर सकते हैं, हमें कितना हक है? बिल्कुल, देखिए हक महर का वैसे तो वो कहते हैं कि जो आपका सोशल स्टेटस है ना, उसके मुताबिक हक महर होना चाहिए। ठीक है कि आप किसी पे ज्यादा बोझ भी ना डालें। लेकिन देखिए हक महर की जो फिलॉसफी है ना, वो ये है कि एक औरत जो है, जब आप शादी का एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें आपने एक तो आपकी म्यूचुअल कोहैबिटेशन है, मर्द है औरत है उसको ज़रूरत है, ठीक है जी, वो उनकी म्यूचुअल कोहैबिटेशन के अलावा सबसे बड़ी बात है जो बच्चे की अफजाइश नस्ल है आपकी आगे से, उसके लिए ये है। तो उसमें आप देखें कि जो मर्द का आप देखें क्या हिस्सा है और औरत का क्या हिस्सा है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि जब कोई मर्द दुनिया में कोई भी इंसान या मर्द बहुत बड़ा कोई काम करता है ना, हम कहते हैं कि वो कहेगा कि जी मेरी तो ये खून पसीने की कमाई है, कहते हैं ना। बिल्कुल। और अंग्रेजी में भी यही है कि दिस इज माई टॉयल ऑफ ब्लड एंड स्वेट। ठीक है, अब मुझे बताएं ब्लड एंड स्वेट कहाँ पे सबसे ज्यादा नजर आता है? जब बच्चा पैदा होता है। बिल्कुल। यानी कि औरत की वो जो टॉयल है, उससे बड़ी कोई टॉयल है ही नहीं कि जिसपे जो किसी की आप तशबीह दे सकें। तो ये अल्लाह ताला ने बनाया है। मैं इसमें ये किसी का कोई नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये उसका अल्लाह ताला ने डावर क्यों किया? इसलिए कि वो थोड़ा सा कम से कम हिस्सा औरत को जो उसने इफ्साइश नस्ल और जो इंसानियत के को आगे बढ़ाने के लिए उसको अल्लाह ताला ने एक उस पर ये उसमें डाला है। ये आपकी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए वो एक अहम किरदार अदा कर रही होती है। हाँ, इंसानों की अफसाइश, मर्द हो या औरत, वो औरत ही पैदा करती है ना। तो उसके लिए, उसकी काविश के लिए अगर आप उसको ये हक महर है इतना होना चाहिए कि उसके लिए मैं तो समझती हूँ कि स्टेट्स को अगर एक बंदा वो नहीं भी इतना अफोर्ड कर सकता, जितना अफोर्ड कर सकता है वो तो हो, उससे ज़्यादा थोड़ा सा अगर बीच में स्टेट भी डाल दे। और ये इवन जो मेंटेनेंस है, अब आप देखें कि सारी दुनिया में ये बहुत बड़ा एक रूल आया था, ये यूनाइटेड नेशंस का है, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आया था। तो लोगों ने कहा जी क्यों नहीं ये जो इंसानी हकूक़ क्यों नहीं सही चल रहे, क्यों नहीं आगे आ रहे? फिर लोगों ने जब तज्जिया किया तो उन्होंने कहा जी बात यह है कि औरतें इतना पीछे हैं, इतनी वो पीछे हैं और मर्द इतने आगे हैं कि जब तक आप औरतों को ऊपर नहीं लेके आएंगे, उनको मुआशी तौर पर उनको मजबूत नहीं करेंगे, तो ये आगे ये नहीं आपके जो है ह्यूमन राइट्स चलने वाले नहीं है। तो यही इस्लाम ने किया था। ये डावर जो था, मेंटेनेंस जो था, ये इनहेरिटेंस में औरत को एकदम से इतना आगे ले आए थे। इसीलिए आए थे कि अगर मुआशी तौर पे जो इंसान मजबूत होगा और ख़ास तौर पे अगर औरत मजबूत होगी तो फिर ही आपका जो मुआशरा ना वो सही तरीके से, जिसको कहते हैं ना कि वो सेहतमंद मुआशरा होगा और एक हेल्दी और आगे जाने वाला मुआशरा, और नस्ल भी आपकी हेल्दी और सेहतमंद होगी। मुझे दूसरा बताइए मैडम, कब हमें इस चीज़ का मतलब फैसला करना चाहिए कि हमें कितना चाहिए हक महर या कितना लिखवाना है? क्योंकि बहुत सारी आपने भी केसेस देखे होंगे कि निकाह हो रहा होता है और उसी टाइम दोनों पार्टीज में झगड़ा शुरू हो जाता है निकाह के हवाले से और हक महर के हवाले से। हाँ जी, बहुत केसेस होते हैं। और हमने जब आगाही भी देने की लोगों को कोशिश की तो हक महर के बारे में हमने ख्वातीन को कहा कि बच्चियों का हक महर अच्छा होना चाहिए। तो उन ख्वातीन ने बहुत सी ने कहा कि जी अगर हम हक महर को कहेंगे कि हमें इतना दिया जाए तो हमारी तो बच्चियों की शादियाँ नहीं होगी, शादियाँ नहीं होती। वाकई बात भी ये गलत नहीं है, सही बात है। तो हमने उनको फिर कहा, जब मैंने कहा तो मैंने कहा जी आप सिर्फ लड़की की माएँ तो नहीं, आप लड़कों की माएँ भी हैं। बिल्कुल। आप अपनी बहू का इतना हक महर कर दें कि एक लोगों को समझ आनी शुरू हो जाए कि ये भी इस्लाम का एक ज़रूरी हिस्सा है कि आप बहू का अगर हक महर करेंगी तो आगे से ये एक रिवायत चलेगी, फिर दूसरे लोग भी करेंगे। तो वो कुछ हैरान सी हुई। दूसरा मैंने उनको ये बताया कि ये हक महर जो है उसको आप बढ़ा भी सकते हैं। यानी कि अगर एक लड़की की शादी हो गई है और 5-10 साल गुजरे हैं और अच्छा आपस में है और उनका हस्बैंड की आपस में अच्छी है, तो आप किसी और बहुत लोगों के इस तरह बढ़ते हैं कि आप बढ़ा सकते हैं कि खावन, यहाँ तक मैं आपको बताऊं बेटा कि जो हक महर है, अगर एक मर्द अपनी पूरी जायदाद अपनी बीवी को हक महर के तौर पे दे दे, ठीक है, तो कोई उसमें उसको मना नहीं कर सकता। यहाँ तक इसकी है। ये तो अल्लाह ताला ने, इसलिए मैंने बताया ना कि कुरान करीम ने बहुत जोर दिया कि ख्वातीन मुआशी तौर पे
उनको ना मजबूत करने के लिए, क्योंकि उनका एक इतना बड़ा रोल है सोसाइटी में कि भी वो बच्चे की जो पैदाइश है, जिस वो अमल से गुजरती है शादी से पहले भी और शादी के बाद भी जो ख्वातीन है, तो उनको नेचुरली वो करने के लिए कि भी वो भी सोसाइटी का एक अच्छा हिस्सा बने। ये कुरान करीम ने बहुत इस पर बहुत ज़्यादा, देखिए उन्होंने कहा है कुरान करीम में कि जी आप माँ बाप दोनों की इताअत करो और उनका ध्यान रखो, और उसमें ये नहीं लिखा कि बाप तुम्हें खर्चा देता रहा या तुम्हारे लिए कमाता रहा, ये लिखा है कि माँ ने तुम्हें मुश्किल से मुश्किल सह के तुम्हें पैदा किया, और ये माँ का एग्जाम्पल दिया उसमें भी। इसलिए करके ये जो है ना, ये हक महर को हम समझते हैं कि ये कोई हमारे जी, हम तो जी बड़े शरीफ लोग हैं, हमने हक महर नहीं लिखना भी। आप तो मैं समझती हूँ कि बड़े एंटी इस्लामिक लोग हैं, अगर आपने हक महर नहीं लिखना तो आप तो अल्लाह रसूल के इताअत नहीं कर रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है। और हक महर का हमारा जो है इसमें 13 है ना नंबर जो है इसमें हमारे निकाह नामे में, उसमें तो हक महर का अमाउंट होता है। फिर 14 है जी गैर मुअज्जल और मुअज्जल, बिल्कुल ऐसे ही है। वही मैं आ रही थी कि कितनी इकसाम होती है हक महर की, और शोहर पे कब वाजिब होता है कि उसने हक महर देना, और गैर मुअज्जल और मुअज्जल के बारे में। ये भी बड़ा अच्छा, ये बड़ा एक फ्लेक्सिबल और ओपन है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है उसमें यही है कि अगर हक महर एक तो भी कितना हक महर है, फिर उसमें है कि कितना मुअज्जल है कितना गैर मुअज्जल है, प्रॉम्प्ट और जो डेफर्ड है, यानी कि आप इतना अगर आप फौरन देना चाहते हैं या आप जब भी औरत डिमांड करे ऑन डिमांड। ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है कि हक महर तो तलाक के बाद होता है, नहीं, किसी वक्त भी शादी में अगर औरत एक हक महर चाहती है और अच्छा हालात भी हैं उसको मिलना चाहिए। फिर उसमें यह भी है कि इसमें अगर कोई थोड़ा बहुत दे भी दिया गया, कितना दे दिया गया, ये 14 नंबर है, 15 नंबर है, और फिर 16 नंबर है कि कोई प्रॉपर्टी या इस तरह से कोई चीज़ है। तो बहुत से ऐसे निकाह नामे जिनमें प्रॉपर्टी होती है, वो बाकायदा रजिस्टर्ड होती है और लिखी जाती है कि भाई इनकी अव्वल पे तो वो दुल्हा के नाम की होती है, या जैसे अब उनके बाप के नाम की, तो बाप भी उसमें अंडरटेकिंग देता है। इसी तरह या किसी माँ की या भाई किसी के नाम की है, वो अंडरटेकिंग देते हैं कि हाँ ये दुल्हन को मिलेगी, ये उसके और अगर उनके दस्तखत नहीं होंगे, अंडरटेकिंग नहीं होगी, तो वो जो है पाबंद नहीं होंगे उसको, बिल्कुल पाबंद नहीं होंगे देने के, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि वो मैंने बताया ना एक नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है ना, उस वक्त लिख दिया बस करके बस साइन करवा दिए। इसीलिए उन्होंने वैसे काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी तो डाली है निकाह रजिस्ट्रार पे भी, और ये भी कहा है कि निकाह रजिस्ट्रार जो हम कई देर से कह रहे हैं कि अच्छे पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, समझ बूझ वाले, और जिनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता हो। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप एक घर बसा रहे हैं और उसको आपने उसके सारे लिखने हैं जो भी इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो उसको अगर आप सही तरीके से पूछ के और पता करके नहीं करेंगे तो ये आप निकाह रजिस्ट्रार पे जिम्मेदारी है, इसलिए उसको भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये भी डायरेक्शंस दी हैं उसने। और क्या मैडम, जैसे आपने बात की कि निकाह रजिस्ट्रार खुद से भी जो है वो कट कर देते हैं, बहुत से शिक्के हैं, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है अगर इस तरह का कोई काम किया जाता है तो? बिल्कुल जी, अगर वो कहते हैं, घर वाले कहते हैं, अव्वल पे देखें ना, घर वाले को उस वक्त जो पार्टीज हैं दोनों, उनको अलर्ट होना चाहिए, उनको देखना चाहिए और उनको बैठ के कहना चाहिए कि हमें पढ़ाओ तुमने क्या क्या लिखा है और क्या क्या नहीं लिखा है, ठीक है जी। लेकिन उसके अलावा अगर वो कहते हैं कि हमने नहीं पढ़ा, ये हमें बताया ही नहीं है, अब तो फिर उसमें नेचुरली निकाह रजिस्ट्रार जो है उसको भी आप जिम्मेदार ठहराते हैं। जैसे इसमें उन्होंने यही कहा ना कि निकाह रजिस्ट्रार ने ये देखा ही नहीं कि ये किसके नाम पे थी प्रॉपर्टी, सिर्फ ये लिख दिया कि जी प्रॉपर्टी है उसकी है, और उसमें ये भी नहीं कराया कि उसे दस्तखत करा लेते लड़के के बाप से कि भाई ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, लेकिन ये बच्ची को मेरे बेटे के तरफ से ये हक मेहर होगा, बच्ची का ये लिखवाना चाहिए था। ठीक है। और अगर ये हमें बताइए कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब शौहर तलाक दे रहा होता है बीवी को और तब हक महर नहीं दिया जाता, तो उसके बाद फिर ऑप्शंस क्या रह जाते हैं लड़की के पास? नहीं, हक महर तो जो है वो तो फिर खाउन को देना तो पड़ता है, फिर अगर नहीं वो देता तो नेचुरली उसको फिर जाना पड़ता है फैमिली कोर्ट में। ठीक है। और कोशिश यही होती है फैमिली कोर्ट में 3 या 6 महीने के अंदर ये मामला हो जाए सेट। तो कई दफ़ा नहीं भी होता तो उसमें फिर नेचुरली उसको पकड़ भी लेते हैं, उसमें कैद भी हो जाती है, जुर्माना, चाहे हक महर हो चाहे ये नान नफका हो। ये केसेस अब काफ़ी हद तक जो है कोर्ट्स भी वो काफ़ी इसमें एक्टिवली काम करते हैं और कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा अभी भी मैं तो यही हमारी डिमांड होती है कि अगर किसी वजह से देखें ना, एक औरत है उसको आप नान नफका नहीं मिल रहा 2-3 महीने, तो वो 2-3 महीने कहाँ से क्या करेगी, सड़क पे जाएगी, क्या करेगी? बिल्कुल ऐसे ही तो मैं समझती हूँ कि स्टेट को अभी ये जैसे एहसास प्रोग्राम है, इंशाल्लाह हम लोग इसमें ये प्रपोज करना चाह रहे हैं कि इसी में एक ऐसा वो रखा जाए कि अगर कोई भी औरत है जिसका मेंटेनेंस या डावर नहीं मिल रहा, तो फिलहाल जो है एहसास प्रोग्राम में या इस तरह के प्रोग्राम में उनको ये दे दिया जाए, बाद में उनके खावन से रिकवर किया जाए। ये नहीं कि उनको लेके पकड़ के गवर्नमेंट उनसे रिकवर करे, लेकिन जो औरत है जो बेचारी को, तो वो तो सारी उम्र कई दफ़ा औरतें बेचारी डर के मारे
हर किस्म का जुल्म सहती हैं, घर में एक तबाही हो रही होती है, सिर्फ इस इसलिए वजह हम से क्या कि करेंगे? हमें तलाक दे दी हम जाएगी, क्या सिर्फ करेंगे? यही जुल्म सहरा होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। शमसा अली साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, माहिर कानून है। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का बहुत कि आप शुक्रिया यहाँ जी। पर आई हैं। Thank और जिस तरह जनाब हम बात कर रहे थे कि निकाह नामा पढ़ना कितना ज़रूरी है दोनों दुल्हन और दुल्हा के लिए, ताकि उनको पता हो कि वो जिस पे साइन कर रहे हैं, अंडरटेकिंग दे रहे हैं, उस पर लिखा क्या है और आने वाली ज़िंदगी में उनके लिए कितनी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं और मुश्किलात भी पैदा हो। और जनाब मुझे अब आपने इजाज़त देनी है। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब बात हो रही थी नए साल की आमद के हवाले से, तो ये साल 2021 का आखिरी हफ्ता सेलिब्रेशन से भरा हुआ है और परसों आपको बताऊं तो बाबा कौम कायद आज़म की विलादत का दिन भी है और मसीही बरादरी की जानिब से हज़रत ईसा की याद में क्रिसमस भी मनाया जाएगा और उसके बाद नए साल का जश्न में भी खूब धूमधाम से मनाया जाएगा। और जिंदा दिलाने लाहौर आपको पता है कि इन तमाम इवेंट्स को नहायत ही खूबसूरती और जिंदा दिली के साथ मनाते हैं। और लाहौर और लाहौरियों का जिक्र कर लें और ख्वाबों के बात ना की जाए तो मेरे ख्याल से वो अधूरी रह जाती है। और आपको पता है कि कोई भी इवेंट हो जाए हमारे घर में या कहीं पे हमने जाना हो तो मीठे के बगैर वो इवेंट अधूरा सा लगता है, नामुकम्मल सा लगता है। और इस तरह के इवेंट हो तो आजकल तो बहुत ज़्यादा मीठे की डिमांड है और इस तरह का कौमी और मजहबी त्यौहार हो तो तकरीबन हर जगह ही केक की भरमार हो जाती है। और रुझान बढ़ गया है इस दफ़ा कि हम लोगों ने केक्स काटने हैं और कस्टमाइज्ड केक ज़्यादातर बनाए जाते हैं। और जितनी भी बड़ी बेकरीज हैं हमारे शहर की हैं, केक सेंटर्स हैं, उनमें पहले ही ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं ताकि एंड टाइम पे हम लोगों को किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े या फिर हम कहीं पर लेके ना जा सकें। तो जनाब आज हमने बात भी इसी वाले से करनी है कि कस्टमाइज्ड केक किस तरह बनते हैं, कौन कौन से फ्लेवर्स के होते हैं, हम किस तरह बना सकते हैं घर पे। तो हमारे साथ फरीहा तजम्मुल मौजूद हैं जो केक डिज़ाइनर हैं और ऑनलाइन सेल भी करती हैं। तो फिर उनसे बात करते हैं। और आप मेरे सामने देख भी रहे होंगे कि जनाब मज़े मज़े के कपकेक्स पड़े हुए हैं तो उन हवाले से भी बात करेंगे। प्रिया मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फरीहा केक्स के बारे में हमने आज बात करनी है क्योंकि कोई भी इवेंट होता है वो मीठे के बगैर अधूरा रहता है। हाँ ऐसे ही है। तो कब से स्टार्ट किया आपने ये केक बनाना? ये हॉबी थी, क्या था, हमें बताइए। जी एग्जैक्टली हॉबी तब तक डिस्कवर नहीं हुई थी जब तक कोविड नहीं आया था। अच्छा, कोविड आ गया। कोविड ने ना बहुत सारे लोगों को अपनी वो बताई है कि हम लोग ये भी कर सकते हैं। बहुत मी टाइम आ गया था, निकले हैं काइंड ऑफ बहुत मी टाइम आ गया था। फिर आपके पास एक्सप्लोर करने का टाइम ज्यादा था। तो कोविड में क्योंकि जॉब्स भी ऑनलाइन चली गई थी, स्टडी तो मेरी कंप्लीट हो गई थी तब तक। ठीक है। तो वी वर वर्किंग ऑनलाइन, तो फिर कुछ ज्यादा करने को होता नहीं था, बस रेसिपीज देखती थी यूट्यूब से, ट्राई कर लेती थी। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ शेफ बट आई नेवर थॉट ऑफ बीइंग अ बेकर। ठीक है। बेकरी इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक। ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कुकिंग तो नॉर्मली हो जाती है 1-2 घंटे में कंप्लीट। बेकिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। उसको बेक करना, देन उसको स्टोर करना, देन उसकी फ्रॉस्टिंग को हैंडल करना, सारी चीजें बहुत टाइम टेकिंग है। तो आई स्टार्टेड इट, तब मैंने इतना एक्सपीरियंस नहीं किया था कि मैं बन जाऊंगी बेकर। बट देन आई वेंट टू अ शॉप फॉर परचेजिंग स्टफ फॉर इट। ठीक है। और मुझे वहां से पता लगा कि वो क्लासेस भी देती हैं वो मैम। अच्छा, ओके। हाँ जी। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। आई टुक हर फर्स्ट क्लास एंड देन देयर वाज नो गोइंग बैक। फिर मैंने जो क्लासेस आई ली, पॉलिश की अपनी स्किल्स एंड आई केप्ट वर्किंग ऑन इट। और फिर इंशाल्लाह मतलब आपने प्रोफेशनली इस चीज को परस्यू किया है, उसके बारे में पढ़ा है और समझा है इसको कि ये है क्या है। बिल्कुल, इट्स एन आर्ट टोटली। ये वो नहीं है कि आप 2 महीने में सीख के आपको आ जाए। एग्जैक्टली, यहाँ पर आप सिर्फ वीडियोस देखो और आपको पता चल जाए कि आप बना सकते हैं। बिल्कुल। यूट्यूब पे असल में मसला ये होता है कि व्हेन यू सी यूट्यूब वीडियोस तो उसमें वो सारी चीजें नहीं बताते। आपको लगता है कि अच्छा ये रेसिपी एज इट इज बनेगी, लेकिन कभी कभार वो रिजल्ट्स नहीं आते। फिर आप देखते हो कि क्यों नहीं आ रहा, तो बहुत सारे एलिमेंट्स मिसिंग होते हैं। अच्छा। वो जब आप प्रोफेशनली कोई कोर्स लेते हैं या उसकी स्टडी करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, तब आपको पता लगता है अच्छा ये एलिमेंट हम ऐड भी कर सकते थे। तो इसमें इम्प्रोवाइज भी करना होता है आपको एक रेसिपी पे स्टिक नहीं रहना। इवन अगर आप क्लासेस भी दे रहे हो तो आपको जब बार बार आप बेक करोगे, आप देखोगे अच्छा फर्स्ट टाइम ये मसला हो गया, तो सेकंड टाइम मैं इसको एनहांस करूं और मैं ये ना करूं। तो इट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पॉलिश करने का भी टाइम मिलता है एंड यू डू इट विद टाइम। इट्स ओनली टाइम एंड हार्ड वर्क दैट पेज ऑफ।
तो आप देखें, अब मेरे केक्स देखो, और सिर्फ स्टार्टिंग में मैं केक्स बनाती थी तब देखें देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। बिल्कुल ऐसे ही है। इवन माय टीचर सेज कि आपने बहुत जल्दी रिकवर किया। उससे होता ये कि जितना ज्यादा आपका इंटरेस्ट होता है एक चीज में, किसी भी चीज में, जैसे यू आर एन एंकर, तो आपका अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे कुछ भी वो टीवी पे। तो सिमिलरली दिस इज अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी, किसी की इवेंट को बड़ा बनाना। अगर आपका केक नहीं अच्छा, उसका इवेंट बर्बाद हो जाएगा। एग्जैक्टली, वो मीठा ही नहीं मजे का होगा, वो तो देखिए क्या करेंगे? वो आपके ऊपर रिलाई कर रहे हैं अपने बिग डे के लिए। तो यू हैव टू बी श्योर कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें 100% एफर्ट पुट इन करें, और बस क्वालिटी में कमी नहीं होनी चाहिए। तो आपकी स्पेशलिटी क्या है आपकी चीजों के अंदर, केक्स के अंदर खास तौर मैं मेनली कस्टमाइज केक्स की तरफ हूँ, बट आई ऑल्सो बेक कप केक्स एंड ब्राउनीज, लेकिन केक्स मेरा मेन फोटे है। जैसा मेरे पेज पे भी देखेंगी, केक्स आर द मेन फोटे, क्योंकि आजकल जितना ट्रेंड बढ़ चुका है केक्स का, एवरीबडी नीड्स अ केक। आप ब्राइडल शावर, एग्जैक्टली, कोई भी इवेंट हो जाए, बिल्कुल एग्जैक्टली, ब्राइडल शावर ले लें, अच्छा वो घर मूव कर रहे हैं, कोई छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी इवेंट होना, उस पे केक जरूर एवरीबडी नीड्स अ केक। वो बेशक एक स्लाइस ही खाए, वो बेशक एक बाइट ही खाए। तो उसमें हमारे पास अब ये है कि विद टाइम वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फ्लेवर्स। तो फ्लेवर्स की वैरायटी बहुत है। पहले आप देखें अ ईयर अगो, 2 years अगो, वही चॉकलेट फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, बस ये दो होते थे। हाँ, तो अब विद मार्केट कॉम्पिटेंसी फ्लेवर्स भी ज्यादा आ रहे हैं। जैसे लोटस ट्रेस लेश आज बहुत कॉमन हुआ है, पहले ये नहीं था, पहले किसी को पता नहीं था लोटस क्या होता है। हाँ, टुडे एवरीवन इज गोइंग फॉर लोटस खाना है, लोटस खाना है। तो लोटस, चॉकलेट फज, रशियन हनी केक, रेड वेलवेट केक, बहुत सारी वैरायटी। तो ये सारी वैरायटी, ये सारे जो फ्लेवर्स हैं वो आपके पास हैं? जी, सारे फ्लेवर्स हैं मेरे पास, और मेरे पास अराउंड अबाउट 16 to 18 फ्लेवर्स हैं। ओके, जिसका बना सकते हैं हम। और अगर किसी ने कस्टमाइज करवाना हो फ्लेवर के हिसाब से, वो भी करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, वो जो उनके स्पॉन्ज के साथ जॉन सी उन्होंने फ्रॉस्टिंग करनी है, पूरी एक लिस्ट है मेरे पास। आई गिव देम मेन्यू कार्ड, वो उसमें से चूज करते हैं, और जिस भी तरह का चाहिए होता है उनको केक मैं केटर कर देती हूँ। कुछ लोग मिक्स फ्लेवर्स करते हैं। ओके, जैसे एक ही केक में जैसे 3 tiers बनवाए उन्होंने, तो बॉटम टियर एक फ्लेवर है, मिड टियर एक फ्लेवर है, और टॉप टियर एक फ्लेवर है। ठीक है। तो वो जौन सा फ्लेवर कहते हैं, आई सजेस्ट देम कि ये अच्छा लगेगा और ये नहीं लगेगा, एंड देन वो भी आप मतलब उनको मशवरा भी दे देती हैं कि आपका पैसे भी जाया ना हो। एग्जैक्टली, हाँ। वो इतना महंगा केक बनवा रहे हैं, तो उनको जब वो खाएं तो ये ना कहें कि अच्छा इन्होंने सजेस्ट नहीं किया, इनको तो पता था। तो ये बहुत मैटर करता है। और दूसरा फरिया, मैंने सुना है कि आपकी स्पेशलिटी है कि आप स्टोव पर केक बनाती हैं। जी, आई हैव बीन डूइंग स्टोव बेकिंग। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, लोग इसलिए भी पीछे हो जाते हैं मुनीबा, क्योंकि लोगों को लगता है हमारे पास अगर एक चीज नहीं है तो हम नहीं कर सकते, हमारे पास ओवन नहीं होगा तो हम नहीं बेक कर सकते। लेकिन आप देखें, जब से कोविड आया था तब से बहुत लोग स्टोव बेकिंग पे शिफ्ट हो गए थे। लेकिन उनको ये लगता था कि ये चिकन ब्रेड हो गई, ये थोड़ी माइनर जो चीजें बनती है, टी केक हो गया, यही बन सकता है। अच्छा, लेकिन मैंने ये ट्रेंड चेंज करना चाहा। जब मैंने ये सीखा काम, तो माय टीचर टोल्ड मी कि अवन इम्पोर्टेंट है, लेकिन अवन नेसेसिटी नहीं है आपकी। ठीक है, ये नहीं है कि अवन नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते। जिन टीचर से मैंने क्लास ली है वो ये प्रेफर नहीं करती कि अच्छा अवन होगा तभी आपने बेक करना है। नहीं, हर नेम मतलब वो आपको ऑल्टरनेट भी देती हैं, बिल्कुल, आप ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और ऑल्टरनेटिव आपको हर इंसान को देना चाहिए व्हेनेवर यू आर सजेस्टिंग समथिंग। तो उन्होंने मुझे कहा यू शुड स्टार्ट, जस्ट भी प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करो, भी स्टार्ट करो, ताकि आपका हाथ साफ हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्टोव पे बहुत इजी लगता है। अभी भी स्टोव को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, बट इट्स गोइंग गुड। फरिया, जैसे आप बता रही थी कि आप स्टोव पर बनाती हैं केक, वो आपकी स्पेशलिटी है। एक केक को बनाते हुए कितना टाइम लग जाता है? If it's a big cake, then it takes about 6 to 7 hours. अगर 2 pounds का केक हम बना रहे हैं तो वो 2 hours में बेक हो जाएगा, 2 to 3 hours में। बट नॉट दैट 2 to 3 hours में तैयार हो जाएगा, वो सिर्फ बेक होगा, बेक होगा, बिल्कुल। फिर उसको रेस्टिंग टाइम चाहिए होगा, फिर उसके अंदर लेयर्स की फ्रॉस्टिंग होगी, फिर उसके ऊपर डिजाइनिंग होगी अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स विश, जो भी उन्होंने दिया होगा। और तकरीबन 1 दिन तो लग जाता है केक को पूरा बनाने में। तो अगर किसी ने ऑर्डर करना है कस्टमाइज का, मैं यही रेफर किया करूंगी, कहीं भी करना है, नॉट ओनली मी, कहीं भी करना है तो आप 2 से 3 दिन का मार्जिन रखें। ठीक है, क्योंकि आपको वैसा टेस्ट नहीं मिलेगा अगर आप उसी दिन करें ऑर्डर और आपके यहाँ उसी दिन मिल जाए। फ्लेवर सोक नहीं होते, फ्लेवर्स का एसेंस नहीं आता केक में, थोड़ा डिले देना पड़ता है, उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है ताकि वो अपने अंदर सोक करे वो एसेंस फ्रॉस्टिंग का, ताकि आपको हर चीज का, हर लेयर का, हर अपना मजा, हर फ्लेवर का मजा है। एग्जैक्टली। तो मुझे बताइए कि कस्टमर्स की तरफ से ज्यादा हॉट फेवरेट जो फ्लेवर है वो कौन सा डिमांड किया जाता है? आजकल सबसे ज्यादा जो इन है मार्केट में फ्लेवर, वो चॉकलेट फज है, ओके, एंड लोटस। ये दो बहुत पसंद किए जा रहे हैं।
इसके अलावा रेड वेलवेट की तरफ भी लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं अब, लेकिन लोटस और चॉकलेट फज मोस्ट कॉमन फ्लेवर्स हैं जो लोग पसंद करते हैं। और वो फॉरएवर है मेरे ख्याल से। Forever चॉकलेट तो मेरे ख्याल से Chocolate- सब बड़ों के लिए भी छोटों के लिए भी दोनों ही के लिए। एग्जैक्टली वनीला बहुत कम लोग हैं जो प्रेफर करते हैं, चॉकलेट तो हर घर में जाता है। चॉकलेट केक कहीं नहीं ऐसा हुआ कि जाया हुआ है, बहुत कम लोग हैं जो चॉकलेट प्रेफर नहीं करते। ऑनेस्टली मैं चॉकलेट नहीं खाती ज्यादा, अच्छा। मैं वनीला खाती हूँ ज्यादा, क्योंकि चॉकलेट इज वेरी चॉकलेटी। और जैसे ये आप हमारे लिए भी बना कर लेके आई हैं, ये कपकेक्स भी जनाब आप लोग देख सकते हैं, खूबसूरत से कपकेक्स बना के लाई हैं। इस पे कितनी टाइम लगा है हमें बताइए, और ये जो ऊपर आपने पूरा इसकी डिजाइनिंग की हुई है, इसको बनाते हुए कितना टाइम लगता है? इसकी डिजाइनिंग को अगर आप केयरफुली देखें तो 1 से 2 आवर्स में इसकी डिजाइनिंग होगी प्रॉपर्ली। जो पहले सोचना पड़ता है क्या डिजाइन है, अगर आपने सोच के रखा हुआ है तो विद इन 1 आवर आप कंप्लीट कर लेंगे इसकी डिजाइनिंग। इफ यू टॉक अबाउट कपकेक्स को बेक करने में हार्डली 30 मिनट्स लगते हैं, 30 to 40 मिनट्स। उसके ऊपर जो हमने फज स्टोर की हुई है, फज को रेस्ट देने में कम से कम 8 to 9 आवर्स लगता है मुझे, क्योंकि फज एक तो बनती है फिर उसका रेस्टिंग टाइम होता है। चॉकलेट फज मैंने फ्रॉस्टिंग बना ली, उसके बाद उसको 8 घंटे रेस्ट देना होता है, 8 से 9 घंटे प्रॉपर उसकी शेप में आने के लिए, जो उसका जेस्चर होता है, जो उसका टेक्सचर होता है। एंड देन आई अप्लाइड इट। तो ये तकरीबन अगर हम फ्रॉस्टिंग को निकाल दें तो ये बहुत जल्दी बन गए थे, अगर फ्रॉस्टिंग को ऐड करें तो तकरीबन 10 आवर्स लगे। 10 आवर्स लग जाते हैं, वो चाहे केक हो या इस तरह की कोई चीज़ हो बनाते हुए। तो मुझे बताइए, ऑनलाइन भी आप सेल करती हैं, तो किस तरह का एक्सपीरियंस चल रहा है ऑनलाइन? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। बीच में 1-2 तो हो जाते हैं कोई मसले, जैसे क्लाइंट ने ऑर्डर किया बट देन दे डिसअपीयर्ड, या ऑर्डर वाले दिन कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं। ऐसा मेरे साथ अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कांटेक्ट में रहती हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ। व्हेनेवर दे ऑर्डर, मैं पीछे पड़ जाती हूँ, उनसे मुझे लोकेशन आप टाइम नहीं भेज दीजिएगा। तो बल्कि क्लाइंट्स इस चीज में सेटिस्फाइड ही होते हैं कि अच्छा हमें टेंशन नहीं होती, हमसे ज्यादा आपको टेंशन होती है हमारे केक्स की। दिस इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे बस ये होता है कि सेफली उसके वेन्यू तक पहुंच जाए। एग्जैक्टली, ताकि उनका जो इवेंट है वो खराब ना हो। फरीहा तजम्मुल हमारे साथ मौजूद थी, केक डिजाइनर है। फरीहा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं। और जिस तरह जनाब आप लोग भी अगर केक ऑर्डर करना चाहते हैं और मजे मजे का केक खाना चाहते हैं तो आप फरीहा से कांटेक्ट कर सकते हैं।